नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के वैदिक संस्कृति टॉपिक का अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के केवल उन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे जिनको पढ़ने में हमें कन्फ्यूजन पैदा उत्पन्न हो जाता है या जिन प्रश्नों को बार बार पढ़ने के बावजूद भी वो भूल जाते हैं। तो ये वीडियो इसलिए बनाई गई है जिससे कि आप उन प्रश्नों को बार बार न पढ़ें जो आपको याद हैं या जो आसान हैं। केवल उन्हीं प्रश्नों को बार बार रिवाइज करें जो थोड़ी सी कठिन हैं या जिनको आपको याद करने में थोड़ी परेशानी होती है। और इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लें तो लगभग इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद आंसर बताया जाएगा, जिससे आप सारे क्वेश्चनों को पहले खुद करने का प्रयास करें, उसके बाद उसका आंसर देखें। इसका आंसर ये हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, अर्थात पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? ऑप्शन ए 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, बी 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, सी 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, अर्थात उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक के बीच का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए यजमान, बी श्रमण, सी अथर्वन और डी श्रेष्ठिन। इसका आंसर भी हो जाएगा श्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए वेद, बी ब्राह्मण, सी आरण्यक और डी उपनिषद। बी ऑप्शन में दिया है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्यक, सी में दिया है उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक और डी में दिया है वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। इसका आंसर ये हो जाएगा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इन ग्रंथों के लिखे जाने के सबसे सही क्रम है, सबसे पहले वेद लिखा गया था, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक ग्रंथ और उसके बाद उपनिषद लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, बी कठ उपनिषद, सी ईश उपनिषद और डी है बृहदारण्यक उपनिषद। इसका आंसर ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र या शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। ऑप्शन ए 7वें, बी 8वें, सी 9वें और डी 10वें मंडल। इसका आंसर डी हो जाएगा 10वें मंडल में, अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ऑप्शन ए ज्यामिति, बी ज्योतिषी, सी गणित और डी खगोल। इसका आंसर ये हो जाएगा ज्यामिति। और कहीं पर जो है ज्यामिति की जगह जैसे इसमें गणित भी दिया है, कहीं पर अगर ज्यामिति ना हो ऑप्शन में केवल गणित हो तो गणित भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि गणित के अंतर्गत ही ज्यामिति आती है, लेकिन जब ज्यामिति और गणित दोनों हो तो इसका आंसर ज्यामिति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु माँ अमृतंगमय कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए उपनिषद, बी वेदांग, सी महाकाव्य और डी पुराण।
इसका आंसर ये हो जाएगा उपनिषद। ये उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। एक तरफ वेद दिया गया है, दूसरी तरफ यज्ञकर्ता दिया गया है। वेद में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और यज्ञकर्ता में दिया गया होता है होत्री, दूसरा है अर्धवर्यु, तीसरा है उद्गाता या उद्गात, और लास्ट है ब्रह्मा। इसको आप 3-4 सेकंड में मिलान करिए। इसका आंसर अगर हम देखें तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद का संबंध होता है। ऋग्वेद में जो यज्ञ करता था उसको होता या होत्री कहा जाता था। यजुर्वेद में यज्ञ करता था उसको अर्धवर्यु कहा जाता था। सामवेद में जो यज्ञ करता था उसको उद्गाता या उद्गात कहा जाता था। और अथर्ववेद में जो यज्ञ करता था उसको ब्रह्मा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल, बी अक्षपाद गौतम, सी उलूक कड़द या कहीं कड़ाद भी रहता है, और नेक्स्ट डी है पतंजलि। इसका आंसर सी हो जाएगा, उलूक कड़द या उलूक कड़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी कपिल और डी गौतम। इसका आंसर हो जाएगा जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए जैमिनी, बी बादरायण, सी बुद्ध और डी महावीर। इसका आंसर बी हो जाएगा बादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल और डी 10वां मंडल। इसका आंसर सी हो जाएगा 10वां मंडल, 9वां मंडल। इसका आंसर सी 9वां मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। ऑप्शन ए 1/3, बी 1/4, सी 1/16 और डी है 1/6 और डी है 1/8। इसका आंसर सी हो जाएगा 1/6। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए ब्राह्मण युग, बी सूत्र युग, सी रामायण युग और डी महाभारत युग। इसका आंसर ये हो जाएगा ब्राह्मण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में और डी धर्मशास्त्र काल में। इसका आंसर डी हो जाएगा धर्मशास्त्र काल में। धर्मशास्त्र काल में जो है अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से समाज के सामने आई। क्वेश्चन नेक्स्ट है 37 न्याय दर्शन को प्रचारित किया था या न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन ए चारवाक, बी गौतम, सी कपिल और डी जैमिनी। इसका आंसर भी हो जाएगा गौतम। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है। इसको हम याद करने का ट्रिक देख सकते हैं ऐसे कि गौतम बुद्ध हर समय न्याय की बात करते थे, इसलिए इसमें उससे रिलेट करके इसको हम याद कर लेंगे। गौतम न्याय के प्रतिपादक गौतम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन ए सिंधु, बी सतुद्री, सी सरस्वती और डी गंगा। इसका आंसर ए हो जाएगा सिंधु। यहाँ पे सर्वाधिक वर्णित नदी की बात है। सर्वाधिक वर्णन जो है सिंधु का है और सर्वाधिक पवित्र सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद, बी छांदोग्य उपनिषद, सी कठोपनिषद और डी केन उपनिषद। इसका आंसर सी हो जाएगा कठोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन और डी उत्तर मीमांसा।
इसका आंसर भी हो जाएगा सांख्य दर्शन। कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र और डी उपनिषद। इसका आंसर ये हो जाएगा भागवत। भागवत इसमें शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 है 50। कर्म का सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से और डी वैशेषिक से। इसका आंसर भी हो जाएगा मीमांसा। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा और डी योग। इसका आंसर ये हो जाएगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में और डी मौर्य युग में। इसका आंसर ये हो जाएगा वैदिक युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 है। एक तरफ उपवेद दिया गया है और दूसरा है संबंधित वेद दिया गया है। इसको 3-4 सेकेंड में मिलान करिए। अब इसका मिलान करते हैं। आयुर्वेद का संबंध ऋग्वेद से है, धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से है, गंधर्ववेद का संबंध सामवेद से है और सिलवेद का संबंध अर्थशास्त्र से है। और इसका आंसर देखें तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 61। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन ए है दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, बी पहले मंडल से 6वें मंडल तक, सी तीसरे मंडल से 8वें मंडल तक और डी है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक। इसका आंसर ए हो जाएगा दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9, डी 10। इसका आंसर डी हो जाएगा 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। आर्य भारत में संभवतः आया है। ऑप्शन ए यूरोप से, बी मध्य एशिया से, सी पूर्वी एशिया से और डी अन्य क्षेत्रों से। इसका आंसर भी हो जाएगा मध्य एशिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। भारत का कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी है अथर्ववेद। इसका आंसर डी हो जाएगा अथर्ववेद। ये एक मिनट, इसका 66 का आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। 66 का बी हो जाएगा यजुर्वेद। इसमें पूछ रहा है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में है, तो यजुर्वेद जो है अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 68। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी विदत और डी परिषद। इसका आंसर सी हो जाएगा विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऑप्शन ए तैत्तिरीय ब्राह्मण, बी शतपथ ब्राह्मण, सी गोपथ ब्राह्मण और डी पंचविंश ब्राह्मण। इसका आंसर भी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन है ब्राह्मण ग्रंथों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 70। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में और डी सूत्र काल में। इसका आंसर भी हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए चावल, बी गेहूँ, सी जौ और डी कपास। इसका आंसर
ये हो जाएगा चावल। ब्री शब्द चावल के लिए प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। 76 है। एक तरफ दिया गया शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद। दूसरी तरफ दिया गया ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। इसका हम मिलान करते हैं। शिक्षा का संबंध ध्वनि शास्त्र से है। कल्पसूत्र का संबंध कर्मकांड से है। निरुक्त का संबंध शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से है और छंद का संबंध छंद शास्त्र से है। और इसका आंसर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 है। 80 प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी भागवत पुराण, सी विष्णु पुराण और डी वायु पुराण। इसका आंसर ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। आप क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ऑप्शन ए कुटुंब या कुल या कुटुंब, बी ग्राम, सी विष और डी जन। इसका आंसर ये हो जाएगा वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुटुंब या कुल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुलंघनीय या अनुलंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी अथर्ववेद। इसका आंसर डी हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है, क्योंकि अथर्ववेद में ही सभा और समितियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए मैत्रायणी संहिता, बी जाबाल उपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण और डी छांदोग्य उपनिषद। इसका आंसर ये हो जाएगा मैत्रायणी संहिता। मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। अर्थात मैत्रायणी संहिता में ये कहा गया है कि जो 3 बुराइयां हैं, पहला है सुरा, दूसरा है पासा और तीसरी है नारी। अर्थात ये बुराइयों के अंतर्गत नारी को शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? ऑप्शन ए प्रजापति, बी इंद्र, सी विष्णु और डी रुद्र। इसका आंसर ये हो जाएगा प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया राजसू यज्ञ, अश्वमेव यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और अनिष्टोम यज्ञ। दूसरी तरफ दिया गया राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। और दूसरा है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। तीसरा है सौर प्रदर्शन या प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। और चौथा है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। 3-4 सेकंड में इसको सुमेलित कीजिए। इसका आंसर देखते हैं। ये लूसेंट में चूँकि जितने भी क्वेश्चन है सब कुछ ठीक सामने दे दिया है, इसलिए थोड़ी सी इसमें आसानी है। पहले ए का पहला हो जाएगा राजसू यज्ञ। सामने दिया गया है, लेकिन हमें इसको याद कर लेना होगा क्योंकि एग्ज़ाम में सामने नहीं दिया रहेगा, ये कहीं ऊपर नीचे दिया रहेगा। राजसू यज्ञ के संबंध पहला है राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ। दूसरा है अश्वमेव यज्ञ, ये इसका बी का दूसरा हो जाएगा राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। तीसरा सी है वाजपेय यज्ञ। तीसरा का सी हो जाएगा सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। डी है अनिष्टोम यज्ञ। डी का चौथा हो जाएगा देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। और इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88। एक तरफ नदी दी गई है, ऋग्वैदिक काल की नदी है। पहली है परसुणी, दूसरी सुतुद्री, तीसरी अस्किनी और चौथी है विवासा।
आधुनिक नाम में रावी, सतलज, चिनाब और ब्यास दिया गया है। इसको 3-4 सेकंड के अंदर आप सुमेलित कीजिए। इसका आंसर हम देखते हैं। परुश्री नदी रावी नदी है। सुतुद्री ये सतलज नदी है। आस्किनी चिनाब नदी और विपाशा जो है ब्यास नदी है। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 14, बी 15, सी 16 और डी 18। इसका आंसर सी हो जाएगा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 सुमेलित कीजिए। एक तरफ विवाह दिया गया, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, और दूसरी तरफ दिया गया है वो कहाँ वो होता है। इससे है पहला समान वर्ण या जाति का विवाह, दूसरा पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, तीसरा कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, और चौथा है बिना दहेज का विवाह। इसको 2-3 सेकंड में मिलाइए। इसका भी आंसर हुआ पहला का ये हो जाएगा। ब्रह्म विवाह जो है समान वर्ण या समान जाति में किया गया विवाह ब्रह्म विवाह कहलाता है। दूसरा है दैव विवाह। दूसरे का बी का दूसरा हो जाएगा पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित कहीं कर्मकांड कराने जाता था तो उसके बदले में जो कन्या अगर मिलती थी उससे यदि वो विवाह करता था तो दैव विवाह कहलाता था। नेक्स्ट है आर्ष विवाह। इसका संबंध जो है तीसरे से हो जाएगा। कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल जुगाकर किया जाने वाला विवाह है। और लास्ट है प्रजापत्य विवाह। ये बिना दहेज का किया गया विवाह है। और इस प्रकार इसका आंसर हम देखें तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है। एक तरफ दिया गया गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। दूसरी तरफ दिया गया है कि वो किस तरह के विवाह हैं। जैसे पहला प्रेम विवाह, दूसरा कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, तीसरा है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह, और चौथा है सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। इसका भी आंसर वही सिंपल दिया हुआ है। ए का पहला ही दिया है सामने। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह होता है, असुर विवाह वह विवाह होता है। बी का दूसरा जो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह असुर विवाह कहलाता है। सी है राक्षस विवाह। इसमें पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ किया गया विवाह राक्षस विवाह कहलाता है। और डी है पैशाच विवाह। इसमें सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह यह पैशाच विवाह कहलाता है। अब थोड़ा सा हम देखें राक्षस और पैशाच में क्या अंतर है। राक्षस एक जैसे सुर असुर है वो जीवित एक जाति हो जाएगी। तो इसमें पराजित राक्षस जो होती है क्रूर जातियाँ होती हैं और किसी भी राजा को पराजित करके अपहरण करके कन्या से विवाह कर लेता है तो राक्षस विवाह कराता है। पैशाच से संबंध हो जाता है जो बिल्कुल निम्न अवस्था के लोग हैं या फिर भूत पैशाच की श्रेणी में आ जाता है। जो मरी हुई आत्माएं हैं उस तरह के समान का विवाह है। ये सबसे निम्न कोटि का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभाण है। ऑप्शन ए है गेरुवर्णी मृदभाण संस्कृति, बी चित्रित धूसर मृदभाण संस्कृति, सी है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये हो जाएगा गेरुवर्णी। ऋग वैदिक काल से संबंधित जो भी मृदभाण आता है वो गेरुवर्णी होता है। नेक्स्ट उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभाण कौन सा है। ऑप्शन ए गेरुवर्णी मृदभाण, बी चित्रित धूसर मृदभाण, और सी ए और बी दोनों, और डी इसमें से कोई नहीं।
इसका आंसर बी हो जाएगा चित्रित धूसर मृद्भाण। उत्तर वैदिक काल से संबंधित जो मृद्भाण है वो चित्रित धूसर मृद्भाण होता है, और ऋग वैदिक काल से संबंधित जो मृद्भाण होता है वो गेरुवर्णी मृद्भाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद्भाण किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी भगवानपुर, सी हस्तिनापुर और डी कुरुक्षेत्र। इसका आंसर भी हो जाएगा भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद और डी गृहसूत्र। इसका आंसर ए हो जाएगा ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, एक तरफ दिया गया है संग्रहित, भागदूत, छता या छत्री और छपाव। दूसरी तरफ दिया गया कोषाध्यक्ष, कर संग्रहकर्ता, पासे के खेल में राजा का सहायक, और चौथा है प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक। इसको 3-4 सेकंड में सुमेलित कीजिए। इसका भी आंसर देखें तो बिल्कुल सिंपल है, सीधा सीधा दिया गया है। संग्रहित का संबंध एक पहले से कोषाध्यक्ष को संग्रहित कहा जाता है। बी का दूसरा है भागदूत को कर संग्रह करता कहा जाता है। और छत्रा छत्री जो होता है ये पासे के खेल में राजा का सहायक होता है। सी का तीसरा और डी का चौथा है ये अक्षपाव जो होता है प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक होता है। और इस प्रकार अगर हम इसका आंसर देखें तो ये हो जाएगा। एक मिनट, इसका आंसर थोड़ा सा मिस हो रहा है, हम इसको फिर से देख लेते हैं। इसका आंसर अगर हम देखें तो बी हो जाएगा 98 का, क्योंकि पहला इसमें जो पहले वाले में पहला दूसरा चौथा तीसरा दे दिया है। एक मिनट, इसमें हाँ इसमें थोड़ा सा इस आंसर इसमें थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है। सी का ये जो दिया गया है इसका आंसर ए ही होगा। सी का चौथा हो जाएगा यहाँ पे हम देखें तो। ये पहले का ए हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, सी का चौथा हो जाएगा। छता या छत्री जो होता है प्रतिहारी या राज प्रसाद का सक्षक होता है। और अक्षपाव जो होता है वो पासे के खेल में राजा का सहायक होता है। और इस प्रकार से इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है? ऑप्शन ए इंद्र, बी वरुण, सी सूर्य और डी विष्णु। इसका आंसर बी हो जाएगा वरुण। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। और कभी कभी लोग इंद्र को लगा देते हैं, ठीक, क्योंकि इंद्र भी जो है ऋतुओं को संतुलित करते हैं। लेकिन जहाँ पे इंद्र और वरुण दोनों दिया गया हो वहाँ पे वरुण होगा, जहाँ वरुण ना हो वहाँ इंद्र भी चल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 है, सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया गया पूषण, रुद्र, द्यौस या देव और अदिति। दूसरी तरफ दिया गया है विवाह का देवता, पशुओं का देवता, जगत के पिता और देवों की महान माता। 2-3 सेकंड में इसको सुमेलित कीजिए। पूषण, इसका पहले का ए हो जाएगा। पूषण विवाह का देवता है। दूसरा है रुद्र, ये पशुओं का देवता है। तीसरा देव, ये जगत के पिता हैं। और अदिति जो है देवों की महान माता है। और इस प्रकार अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, बी कानून व्यवस्था से, सी राज्य कार्य पद्धति से और डी अर्थशास्त्र से। इसका आंसर हो जाएगा समाज व्यवस्था से।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 111 देखें, 111। ऋग्वेद में सूक्त हैं। ऑप्शन ए 1017, बी 1020, सी 1028 और डी है 1128। इसका आंसर सी हो जाएगा 1028। अर्थात ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130, 113। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए महर्षि कपिल, बी महर्षि गौतम, सी महर्षि कणाद, डी महर्षि पतंजलि और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी हो जाएगा महर्षि कणाद। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114, 114। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेध्य माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र और डी ऋषि गौतम रहुगण। इसका आंसर डी हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगण। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, 115। ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत, इसको फिर से देखते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए सूर्य सूक्त, बी पुरुष सूक्त, सी दान स्तुति और डी ऊर्ड सूक्त। इसका आंसर ये हो जाएगा सूर्य सूक्त। अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है विवाह समारोहों पर सूर्य सूक्त प्रकाश डालता है। इस प्रकार ये इस टॉपिक का जो है लास्ट क्वेश्चन था, जिसमें केवल उन्हीं प्रश्नों को हम लोगों ने देखा जो थोड़े से कठिन थे और जिनको बार बार पढ़ने के बाद भी जो भूल जाते थे। और इस वीडियो को अगर आप 3-4 बार देख लें तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पहले 1-2 बार आप उस वीडियो को देख लें जिसमें सारे क्वेश्चन कराए गए हैं, और उसके बाद इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें, और इस प्रकार आपको टोटल क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इस प्रकार ये वीडियो समाप्त होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।